नमस्कार, आप देख रहे हो वर्ल्ड वॉर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मिडिल ईस्ट में भले ही जंग थम गई हो, लेकिन शीत टकराव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। भले ही एक तरफ दावा किया जा रहा है कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन जबानी हमले तेज है। युद्ध का मैदान अब गोलियों से नहीं, सियासी संदेशों और रणनीतिक वारों से हिल रहा है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध खत्म होने की बात तो हो रही है, लेकिन असल में एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है। और इस नए वैश्विक खेल में हर मोर्चा गर्म है, हर बयान एक धमाका बन चुका है। एक तरफ ईरान के सियासी गलियारों से बड़ा दावा सामने आता है, मुज्तबा खामनेई का तीखा हमला, और उसके बाद अमेरिका की सियासी बेचैनी, जिसे कभी सुपर पावर कहा जाता था, वही अमेरिका अब डील और डिप्लोमेसी की अगर हम देखें कहीं ना कहीं रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। और विरोधी इसे कहीं ना कहीं डेस्पिरेशन बता रहे, गिड़गिड़ाहट बता रहे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं है, बल्कि रूस की राजधानी तक सायरन्स की आवाज जो है वो पहुंच चुकी है। मॉस्को पर ड्रोन हमलों की बरसात हो रही है। पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती मिली है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ हमला है या किसी बड़े रणनीतिक खेल की शुरुआत है। उधर एशिया में तनाव अपने चरम पर है। उत्तर कोरिया का अगर जिक्र करते तो एक बार फिर से परमाणु चेतावनी की गूंज उठी है। किम जोंग उनकी बहन ने धमकी दी है, दुनिया को साफ संदेश दिया है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये इशारा उस आग का है जिसे बुझाना आसान नहीं है। तस्वीर साफ है, दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां बंदूकें शांत हैं, लेकिन शब्द युद्ध की तरह चल रहे हैं, जहां डिप्लोमेसी के पीछे दबाव है और हर शख्स दूसरे के जाल को एक अलग नजरिए के साथ देख रहा है। तो क्या सच में युद्ध खत्म हो चुका है, या फिर हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा खतरनाक अध्याय जिसे नाम दिया जा रहा है शीत युद्ध। क्या हम शीत युद्ध के युग में कदम रख चुके हैं? और चल एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का रुख करते हैं और नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं कि क्या ये बड़ी खबरें हैं, किस तरीके से ये जो युद्ध है ये कोल्ड वॉर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वेस्ट एशिया में क्या स्थिति है, और अगर हम देखें तो इसके रिपरकशंस क्या है। क्या एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, क्या शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से स्टेटमेंट्स की बाढ़ आ रही है, चाहे हम अमेरिका का जिक्र कर लें या हम ईरान की बात कर लें, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। तो पहली बड़ी खबर आपको बता रहे, युद्ध खत्म और शीत युद्ध शुरू। क्योंकि देखिए टेक्निकली अब गोलीबारी तो बंद हो चुकी है, लेकिन क्या ये शीत युद्ध की शुरुआत है, क्या ये कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्योंकि स्टेटमेंट्स लगातार चल रहे हैं, जुबानी तीर लगातार चल रहे हैं, और क्या जुबानी तीरों का, क्या जुबानी हमलों का आगे जाके कोई बड़ा इंपैक्ट होगा? क्या इसका वो जो 60 दिन तक बातचीत होने वाली है उस पर इंपैक्ट होगा? क्योंकि अभी जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, एक तरफ जेंटलमैन्स दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है, यानी कि अभी 60 दिनों की जो बातचीत है वो सार्थक नहीं होती है, या फिर ईरान उस दिशा में काम नहीं करता है, जो प्रॉमिसेस एक दूसरे से किए गए वो नहीं निभाए जाते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान भी लगातार अपनी पीठ थपथपा रहा है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि अभी अमेरिका ने इतने ज्यादा डेस्परेट मेजर्स दिखाए जिसकी वजह से ये समझौता हमें करना पड़ा, हम इतने आतुर नहीं थे। अब एक दूसरे पर ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और कहीं ना कहीं देखें तो क्रेडिट लेने की होड़ सी भी मची हुई है कि आखिर असली विजेता कौन है, ये जो समझौता हुआ है इसमें झुका कौन है, ईरान या फिर अमेरिका? अब इसमें इजराइल का अगर हम देखें तो इजराइल भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार जबानी हमले कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका करता रहे समझौता, हमें समझौते से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो एम है वो एकदम साफ है, और हम लगातार अटैक हिजबुल्लाह पर करते रहेंगे। हिजबुल्लाह के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अब इसमें, हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है। जो बातचीत होनी थी स्विस में वो नहीं हो पाई है, इस पर हिजबुल्लाह समर्थित मीडिया ने साफ तौर पर कहा है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि हिजबुल्लाह पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए ईरान बातचीत नहीं करना चाहता। बहरहाल इस पर हम बहुत डिटेल में आपको बात करेंगे, आपसे बताएंगे तमाम चीजें, तमाम पॉइंटर्स कि ऐसा क्यों रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी खबर, मुज्तबा का हमला, यूएस गिड़गिड़ाया। मुज्तबा खामनेई का पहला स्टेटमेंट इस डील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो मैं समझौता चाहता ही नहीं था, लेकिन फिर अमेरिका का जो
डेस्पिरेशन था, जिस तरीके से अमेरिका गिड़गिड़ाया है, जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया है, हाथ पैर जोड़े हैं, मायने यही निकाले जाएंगे, भले ही शब्द ये ना रहे हों, लेकिन ये कहा गया है मुज्तबा द्वारा कि अमेरिका इतना ज्यादा आतुर था कि हमने ये डील कर ली, अदरवाइज हमें इस डील की इतनी जरूरत नहीं थी। हमारा एजेंडा एकदम क्लियर था, हम अपने देश की इंटीग्रिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये मुज्तबा खामनेई की तरफ से कहा गया। और इसीलिए हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, शीत युद्ध की बात कर रहे हैं कि मिसाइल हमले तो आपने बंद कर दिए, लेकिन ये जो जबानी हमले हैं ये नहीं रुक रहे। और क्या इन जबानी हमलों की वजह से फिर से कोई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले हुआ ऐसा, जब पहले फेज की बातचीत हुई और उसके बाद जो जबानी हमले हुए उन्होंने माहौल को खराब किया। अब ये जबानी हमले, ये शीत युद्ध कहां ले जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ जाते हैं और तीसरी खबर आपको बताते हैं। तीसरी खबर, पुतिन पर प्रहार, ड्रोन की बरसात। अब दूसरी तरफ देखिए, अभी तो बात हम कर रहे थे पश्चिम एशिया की, हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका की। अब यहाँ की जो स्थिति है वो आप जरा देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच भी कहीं भी शांति नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन ने अटैक किया है और कहां पे किया है? इस अटैक को बहुत ज्यादा प्रिसाइज और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रशिया के, रूस के गिरेबान तक पहुंच गया है यूक्रेन। पुतिन पर प्रहार किया है, ड्रोन की बरसात की है, मॉस्को तक पहुंच चुका है यूक्रेन। और ऐसे में मुमकिन है कि रशिया और यूक्रेन के बीच ये एस्केलेशन और ज्यादा तीव्र हो जाए और ज्यादा इंटेंस हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति समझिए, अभी तो वेस्ट एशिया पे डिस्कशन हो रहा था, अब एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया की जो बात है वो फिर निकलकर सामने आएगी और फिर इस जुगत में लगा जाएगा कि कैसे शांत कराया जाए, क्योंकि अभी दोनों ही देश अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और अटैक्स कर रहे हैं, कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं परमाणु पर किम की बहन की धमकी। अब देखिए, G7 समिट हुआ है, नॉर्थ कोरिया की बात हुई है, नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण की बात हुई है, लेकिन पहले भी किम जोंग उन इस बात का जिक्र कर चुके हैं। उनका यह कहना रहा है कि अमेरिका जैसे देश का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास परमाणु शक्ति नहीं होती तो अमेरिका तो कब का आके कब्जा कर लेता। ऐसे में किम जोंग उन की बहन ने इस दफा इस बात को दोहराया, साफ तौर पर धमकी दी है कि हम अपने परमाणु परीक्षण बंद नहीं करेंगे या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि यही हमारी असली ताकत है। और अगर इससे हमने कॉम्प्रोमाइज किया या फिर इससे पीछे हटे तो कहीं ना कहीं स्थिति हमारी कमजोर हो जाएगी। तो समझौते के बाद भी बयानबाजी तेज है। ईरान का अमेरिका पर तीखा हमला, डील को लेकर मुज्तबा खामनेई का बयान, डील के लिए अमेरिका गिड़गिड़ाया, ये मुज्तबा खामनेई द्वारा कहा गया है। अमेरिका गिड़गिड़ाया इसलिए हमने डील कर ली, हम नहीं करना चाह रहे थे। दूसरी खबर, इजरायल को अमेरिका की कड़ी नसीहत, डील पर जेडी वेंस का जवाब, इजरायली नेताओं की आलोचना पर पलटवार, युद्ध नहीं बातचीत से बनेगी शांति, जेडी वेंस ने कहा है, क्योंकि नहीं मान रहा इजरायल। और इजरायल की हरकतें कहीं ना कहीं पानी फेर सकती हैं। बहुत मुश्किल से इस समझौते तक, इस डील तक आए हैं ये दोनों देश, ईरान और अमेरिका। लेकिन अब इसमें इजरायल का जो रुख है वो पानी फेर सकता है, क्योंकि इजरायल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान पर, और इजरायल ये भी कह चुका है कि डील होगी अमेरिका की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में अमेरिका बार बार इजरायल को याद दिला रहा है कि इजरायल की औकात, एक तरीके से याद दिला रहे हैं कि इजरायल कुछ नहीं है, इजरायल का अस्तित्व नहीं है, अमेरिका नहीं होता तो इजरायल बचता नहीं, इजरायल डिसाइड नहीं कर सकता, नेतन्याहू जेल में होते, दुनिया भर की बातें डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं। अब जेडी वेंस ने नसीहत दी है, इजरायली नेताओं की आलोचना पर पलटवार, युद्ध नहीं बातचीत से बनेगी बात, ये कह रहे हैं जेडी वेंस की मत करो ऐसी हरकतें जिससे माहौल और ज्यादा खराब हो, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश है वो वैसे ही बहुत परेशान है, व्यापार पर असर पड़ रहा है, टूरिज्म पर असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अगर शांति बहाल नहीं होगी तो इंपैक्ट सब पर पड़ेगा, किसी एक देश पर नहीं। और वहीं यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला, मॉस्को में भीषण ड्रोन अटैक्स हुए, तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, आग के गोले उठे, युद्ध और भड़कने की आशंका ऐसे में नजर आती है। जाहिर है अब रशिया भी चुप नहीं बैठेगा, पहले से ही रशिया द्वारा अटैक्स किए जा रहे हैं,
लेकिन अब ये जो यूक्रेन ने ये वाली जो हिमाकत की है, इस पर रशिया की तरफ से क्या रिटालिएशन आता है, कैसे पलटवार होता है, कैसे अटैक होता है, ये देखना होगा। क्योंकि अभी मॉस्को में जिस तरीके से ये ड्रोन हमला हुआ है, यूक्रेन ने अपनी ताकत तो दर्ज करा दी है, बता दिया है रशिया को कि हम चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन इससे और ज्यादा एस्केलेशन होगा, ये पूरी उम्मीद है। युद्ध भड़कने की आशंका है। उत्तर कोरिया की बात करते हैं। उत्तर कोरिया की नई परमाणु धमकी, किम की बहन किम यो जोंग का सख्त बयान है। परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे। किम यो जोंग की चेतावनी से बढ़ा है वैश्विक तनाव, क्योंकि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अपने देश की इंटीग्रिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम तो परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं बनना चाहते सीरिया या फिर कोई ऐसा देश जिसकी हालत आज बहुत खराब है अमेरिका की वजह से। ऐसे में हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये किम जोंग उनकी बहन ने साफ तौर पर कह दिया है। किम की बहन किम यो जोंग का सख्त लहजा, सख्त बयान, या फिर कहे कि नई परमाणु धमकी जो है वो साफ तौर पर नजर आई है। ईरान ने अमेरिका को झटका दिया है। ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका। समझौते के बाद पहली अहम बैठक टल गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने अमेरिका को झटका दिया है। महत्वपूर्ण बैठक जो होनी थी इसमें वो टल गई है। लेबनान में युद्ध विराम तक एमओयू लागू नहीं। 14 सूत्रीय समझौते पर सवाल उठ रहे। ऐसे में यूएस ईरान डील पर आगे की रणनीति पर अनसर्टेनिटी का माहौल। जेनेवा में होने वाली थी बातचीत, लेकिन अब बातचीत नहीं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसे लेकर तमाम तरह के कयास। एक रिपोर्ट भी आई है, हिजबुल्लाह समर्थित मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत चली है ये ईरान ने टाली है। क्यों? क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान पर। अब जब ये कह चुका है अमेरिका कि सभी फ्रंट्स पर वॉर रुक जाएगा, तो इजराइल कैसे अटैक कर रहा है? और अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो अमेरिका उस रोक क्यों नहीं पा रहा? और इसीलिए बातचीत नहीं होगी, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ खटाई में ना पड़ जाए। अभी समझौता हुआ है कल सुबह 5 बजे भारतीय समय अनुसार, और इन सब के बीच ईरान ने अमेरिका को झटका भी दे दिया है। समझौते के बाद पहली महत्वपूर्ण बैठक टल गई है। लेबनान में युद्ध विराम तक एमओयू लागू नहीं होगा। ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर नजर आ रहा है, आगे की स्थिति क्या होने वाली है। ईरान यूएस शांति समझौते के बाद अब सियासी बयानबाजी ने तेजी पकड़ ली है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला है और बेहद सख्त लहजे में कहा है कि समझौते के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। खामनेई के मुताबिक अमेरिकी पक्ष इस डील को लेकर ज्यादा बेचैन था और उसने ईरान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। खामनेई ने अपने संदेश में यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने तय शर्तों से आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईरान पीछे नहीं हटेगा और किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह समझौता सच में स्थायी शांति की ओर कदम है, या फिर आने वाले दिनों में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की नई लहर उठने वाली है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस डील के अगले 7 दिनों पर टिकी हुई है। ईरान ने ऐलान कर दिया है ट्रंप की बॉसगिरी खल्लास नहीं चलेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बड़ा स्टेटमेंट। डील के बाद मुज्तबा खामनेई ने पहली दफा बयान दिया है, ट्रंप की नीति पर सीधा हमला किया है और यह कहा है कि समझौते के लिए अमेरिका गिड़गिड़ाया है। डील के लिए हर दबाव बनाया है किसने? अमेरिका ने। यूएस पर डिप्लोमेटिक हार और हताशा का आरोप लगाया है। यूएस समझौते के लिए बेचैन था, मजबूर था, चौतरफा दबाव था उस पर। भारी नुकसान के बाद हताश होकर यह समझौता, अमेरिका समझौते के लिए ज्यादा बेताब था। इसके साथ साथ यह भी कह दिया कि अगर शर्तों से पीछे हटा अमेरिका तो ईरान नहीं झुकेगा। जीत ईरान की डिप्लोमेसी की हुई है, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अब ट्रंप की बॉसगिरी नहीं चलेगी, पूरी तरह से खल्लास हो चुकी है। हम नहीं डेस्परेट थे इस समझौते के लिए, हम अपनी जगह पर अडिग थे, लेकिन अमेरिका का डेस्परेशन था ये, जिसकी वजह से हमने समझौता कर लिया। डील के बाद मुज्तबा का पहला बयान।
समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका। डील के लिए हर दबाव इस्तेमाल किया। जंग के खात्मे के लिए यूएस और ईरान में एमओयू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बयान सामने आया है। अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए खामेनेई ने कहा कि इस डील को करने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। ईरान पर इस समझौते के लिए ज्यादा दबाव डाला। ईरान के इस बारे में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अमेरिका हर हाल में समझौता करने के लिए कोशिश कर रहा था। दोनों मुल्कों के बीच शांति समझौते की पुष्टि करते हुए खामेनेई ने लिखा, जैसा कि पता है ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने शांति के लिए ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी पक्ष था जिसने इसके लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया। ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो अपने भारी नुकसान की वजह से हताश थे और हर तरह का दबाव इस्तेमाल करके किसी भी तरह समझौता करना चाहते थे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ अपने मतभेदों की बात कबूल करते हुए मुस्तफा ने कहा कि समझौते पर उनकी व्यक्तिगत राय अलग थी। मुस्तफा ने लिखा, उनका सिद्धांत के रूप में एक अलग दृष्टिकोण रखा था, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने जोर दिया कि समझौते में ईरान के हितों की अच्छी तरह सुरक्षा की गई है। इसके बाद उन्होंने ईरान के हित में समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी। अपने देशवासियों के नाम लिखे संदेश में खुद को विनम्र सेवक कहकर संबोधित करने वाले खामेनेई ने साफ किया कि अमेरिका ने अगर सहमत सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईरान नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा, अगर अमेरिकी पक्ष अत्यधिक मांगे करता है तो उसे नहीं मानेंगे। उन्होंने ईरानियों से कहा कि वो बताई गई शर्तों के पूरा होने का इंतजार करें। फ्रांस के वर्साई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एमओयू पर साइन किए थे, जबकि पेजेश्कियान ने ईरान में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा, जबकि अगले 2 महीने तक ईरान होर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए खुला रखेगा। अगले 60 दिनों की अवधि में दोनों देश गहन बातचीत करेंगे और उसके बाद किसी फाइनल समझौते पर दोनों मुल्क हस्ताक्षर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच आगे बढ़ जाएंगे और मुझ पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान, 60 दिन बाद वसूला जाएगा शुल्क, ये ईरान की तरफ से कहा गया। और मुझसे गुजरने वाले जहाजों से हम टोल लेंगे, यही एक बात है जो नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जो डिफरेंस पैदा कर रही है ईरान अमेरिका के बीच होर्मुज को लेकर। होर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का यह स्टेटमेंट, 60 दिन बाद वसूला जाएगा शुल्क, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेंगे, ये ईरान द्वारा कहा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आया है। एक स्टेटमेंट आपको बता रहे, ब्रेकिंग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया जिसके तहत उन्होंने कहा गया है कि काम से परखा जाएगा ईरान को, ये जेडी वेंस ने कहा। यानी कि डील तो हो चुकी है, लेकिन अब इस डील की दिशा में काम हो रहा है नहीं, हत्या करने वाले सत्ता से गए, ये जेडी वेंस ने कहा। क्रेडिट लेने की भी कोशिश है, नई सरकार के काम पर है नजर, जेडी वेंस ने कहा। अब इनके इस बयान को ईरान कैसे लेगा, क्या पॉजिटिव लेगा या फिर नहीं लेगा? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो स्टेटमेंट कि काम से परखा जाएगा ईरान को, हत्या करने वाली सत्ता से गए, यानी कि जस्टिफाई कर रहे हैं वो जो कृत्य उन्होंने किया, जो काम उन्होंने किया, जो 28 फरवरी को किया, उसे उन्होंने कहा है हत्या करने वाले सत्ता से गए। अब नई सरकार के काम पर नजर है, ये जेडी वेंस द्वारा कहा गया। अब इसे किस तरीके से लेगा ईरान देखना होगा। क्या अब जंग की आग सीधे पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गई है? अब जरा वेस्ट एशिया से आगे बढ़ जाएं, रशिया की बात कर ले। क्या अब जंग की आग सीधे पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गई है? क्या यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को बता दिया है कि अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा हमला किया है जिसने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। मॉस्को, जिसे रूस का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, आज काले धुएं के गुबार से घिरा हुआ नजर आया। धमाके हुए, आग लगी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े हुए। सवाल यह है कि क्या यह हमला युद्ध को और खतरनाक बना देगा? क्या अब रूस और भी बड़ा जवाब देगा?
और क्या दुनिया एक बड़ी टकराव की ओर बढ़ रही है? ऐसे में पुतिन पर सीधा प्रहार किया है यूक्रेन ने। मॉस्को पर ड्रोन की बरसात की है। ड्रोन स्ट्राइक से दहला है रूस का दिल। पुतिन के घर तक पहुंची है जंग की आग। मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। जेलेंस्की का आक्रामक स्टेटमेंट आया, बयान आया, यूक्रेन जला तो मॉस्को भी जलेगा। यानी कि रिटेलिएशन है, यूक्रेन जला तो मॉस्को भी जलेगा। मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। राजधानी की ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी है। धमाकों के बाद धुएं के गुबार में इलाका घिरा है। रूस की एयर डिफेंस पर भी सवाल उठे। युद्ध पहली बार पुतिन के दरवाजे तक पहुंचा है। ऐसे में एक बड़ी चेतावनी यूक्रेन की तरफ से जारी हुई है रशिया के लिए। पुतिन के घर तक पहुंची जंग की आग। मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक। रूस में मचा हड़कंप। युद्ध की आग अब उस दरवाजे तक पहुंच गई है जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित सत्ता का केंद्र माना जाता था। वो दरवाजा जहां बैठकर व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते रहे, लेकिन अब उसी मॉस्को के आसमान में धधकती आग, गूंजते धमाके और उठते काले धुएं के गुबार ने क्रेमलिन की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन ने रूस के दिल पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बोल दिया है। सैकड़ों ड्रोन एक के बाद एक विस्फोट और मॉस्को की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी आग के गोले में तब्दील हो गई। जिस राजधानी को रूस ने अभेद्य किला बताया था, वहां अब सायरन बज रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं और पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रूस दावा कर रहा है कि उसने पूरे देश में 992 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 194 ड्रोन सीधे मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अगर सब कुछ रोक दिया गया था तो फिर मॉस्को की रिफाइनरी में ये आग कैसे लगी? अगर रूस का एयर डिफेंस इतना मजबूत था तो यूक्रेनी ड्रोन राजधानी तक पहुंचा कैसे? और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे युद्ध को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। उनके इस बयान से साफ है कि यूक्रेन अब केवल अपनी रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रूस के भीतर एक गहरी चोट करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस तबाही को देखकर फिलहाल शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। युद्ध और भी भयावह रूप अख्तियार करता जा रहा है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये सीधे सीधे पुतिन को चुनौती है। ये ऐलान है कि अब जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं रहेगी, अब जवाब रूस के घर में दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या मॉस्को पर ड्रोन हमले ने पुतिन की सबसे बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने उजागर कर दी है? क्या यूक्रेन ने साबित कर दिया कि रूस की राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला रूस यूक्रेन युद्ध को उस मोड़ पर ले जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है? क्योंकि अब तस्वीर साफ है, कीव जल रहा है तो मॉस्को भी सुलगने लगा है। जंग अब सरहदों पर नहीं, राजधानियों के दरवाजे पर लड़ी जा रही है। और जब युद्ध पुतिन के घर तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया एक और बड़े विस्फोटक अध्याय की दहलीज पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो
यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें 200 से ज्यादा ड्रोन शामिल थे। हमले में की मौत हो गई है, 17 लोग घायल हुए। रूस का अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कई ड्रोन रोकने के बावजूद हमले को पूरे तरीके से नहीं रोक पाया। इसके पीछे रडार, ब्लाइंड स्पॉट, सैचुरेशन अटैक और सुरक्षा नेटवर्क की कमजोरियां वजह बताई जा रही हैं। हमले के बाद सुरक्षा के चलते मॉस्को के सभी बड़े हवाई अड्डों पर कुछ समय के लिए उड़ानें रोक दी गई हैं। मॉस्को पर हुए हालिया हमलों में रूस का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम S-400 पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। आइए इस विफलता के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि मॉस्को पर जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक, S-400 क्यों फेल हुआ है। मॉस्को पर सबसे बड़ा अटैक, ड्रोन अटैक, रूस का S-400 क्यों फेल। पहला पॉइंट, रडार का ब्लाइंड स्पॉट। S-400 सिस्टम हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में इन हमलों को वो उस सक्रियता के साथ नहीं भेज पाया है, फिर कहें कि नहीं रेसिप्रोकेट कर पाया है। फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में ये सक्षम है। इसकी कैपेसिटी के बारे में बता रहे, लो फ्लाइंग ड्रोन सिस्टम के लिए चुनौती है। हाई एल्टीट्यूड के लिए कर ले रहा, लेकिन लो एल्टीट्यूड के लिए मुश्किल है। यूक्रेनी ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में S-400 के लिए उन्हें रोक पाना, इंटरसेप्ट कर पाना, उनका जवाब दे पाना मुश्किल साबित हो रहा था। ये एक बड़ा रीजन है। कई ड्रोन ने पहाड़ों और इमारतों की आड़ का इस्तेमाल किया है। ऐसे में रणनीतिक किस तरीके से रणनीति का इस्तेमाल किया गया, सैन्य रणनीति का इस्तेमाल जो है यूक्रेन द्वारा किया गया है। अब जरा समझिए, लो एल्टीट्यूड टारगेट्स ब्लाइंड स्पॉट में छिप सकते हैं। अब ऐसे में कैसे S-400 उन्हें रोकेगा। कुछ ड्रोन S-400 की डिटेक्शन रेंज से बच निकले और यही बड़ी वजह बताई जा रही है। मॉस्को के बेहद करीब तक पहुंच गए। ऐसे में यूक्रेन की बड़ी जीत और यहां पर प्रश्न चिन्ह लग गया है S-400 पर। एक साथ सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए गए थे, जिन्हें कहीं ना कहीं से सैचुरेशन अटैक का इस्तेमाल जो है बड़ी वजह बताया जा रहा। असली और नकली ड्रोन साथ साथ शामिल किए गए। अब ये कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया कि असली ड्रोन कौन से हैं, नकली ड्रोन कौन से हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भेजने में या फिर कहे कि उन्हें इंटरसेप्ट करने में बड़ी मुश्किल जो है वो पेश आई है। और यही वजह है कि रडार का ब्लाइंड स्पॉट, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, S-400 सिस्टम जो है हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।